चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब हम अपना अप्रैल करंट अफेयर्स हमने कर रहे हैं ना आज, तो अप्रैल करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैंने जितने भी मार्च करंट अफेयर्स के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, आप सब ने अच्छे से उसको आंसर किया है, एंड गुड वन। लेकिन अभी मुझे वॉइस तुम लोग की आ नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, मेरी वॉइस तुम्हारे तक जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी मेरे तक आए ना आए, चैट सेक्शन पे लिखते रहना अगर कुछ पूछना होगा तो। करेक्ट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वेल 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 आते हैं हम अपनी न्यूज पर। देखो, अब सबसे पहले एज यूजुअल मैं फटाफट जल्दी से एमसीक्यू पूछ रहा हूँ कुछ अप्रैल करंट अफेयर्स के। कोशिश करना, मेरा थोड़ा पैटर्न इस तरह से बनाया हुआ है कि आप लोग को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कुछ ट्रेडिशनल में जानबूझ के ऐड कर देता हूँ, सो दैट यू बिकम एबल टू गिव द आंसर, राइट। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे। जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्योंकि मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बातों बातों में आपके साथ वैसे भी डिस्कस किए हैं। और अप्रैल में क्या न्यूज है वो है पॉइंट नंबर 2 पर। 1 और 3 मैंने आपके साथ पिछले कुछ करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो जल्दी से ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Yes. So BrahMos is a ballistic missile and bilateral maritime exercise हुई थी अभी ये, और कोलंबो में हुई अप्रैल करंट अफेयर्स में। तो पता नहीं अभी ये बात सही है या गलत। और हिंदुस्तान की सबसे पहली मिसाइल कौन सी थी? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट बन जाता है, राइट। सो वेल, अभी आंसर आ चुका है। स्मृति सिंह ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया है 1A के साथ, ठीक है, देखते हैं। और बाकी दीपिका मिश्रा ने भी आंसर दिया है कि सर 1A हो सकता है। ठीक है दीपिका, थैंक यू। थैंक यू स्मृति। बाकी स्टूडेंट का आंसर अगर जल्दी से आ जाए, एक दो का, तो मैं फटाफट आंसर बता दूं। स्वाति ने, दीपिका मिश्रा ने आंसर दिया, स्वाति ने दिया, दीपिका ने बोला है 1C। अच्छा ठीक है। चलो अब मैं देखता हूँ उसका आंसर, आपको बताता हूँ और देखता हूँ कि आप सही हो या गलत जल्दी से। तो देखो, वेरी गुड नीरू, 1C, ओके। ब्रह्मोस जो है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है। एंड आई थिंक होप मैंने आपके साथ शायद डिस्कस किया है कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक में डिफरेंस क्या होता है। बैलिस्टिक जो है वो एक शायद फिक्स टारगेट को हिट करती है, और जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल वो किसको हिट करती है? वो मूवेबल टारगेट को। जैसे टारगेट अगर मूव कर रहा है, तो ये मिसाइल भी उसके पीछे उसको मूव करते हुए जाएगी, और जहां जहां वो मूव करेगा वहीं पे उसको हिट करेगी। तो हमारी क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, राइट। तो इस वजह से ये रॉन्ग आंसर है, स्टेटमेंट है। और देखो, अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, तो SL मीन्स श्रीलंका, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, और ये एक्सरसाइज, और ये हो कहाँ रही है? कोलंबो में। तो थोड़ा सा वाइल्ड गेस लगाया जा सकता है कि यार आइडिया सही है, स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और हिंदुस्तान की सबसे पहली मिसाइल अगर आप लोग को आइडिया हो तो वो है पृथ्वी। तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो बैठता है 2 ओनली, एंड दिस इज C। वेरी गुड, क्लैप फॉर सार्थक, नीरू, दीपिका, एंड दीपिका मिश्रा, एंड आई थिंक दीपिका चावला, है ना। तो मेरे ख्याल से इन स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिए हैं शायद। करेक्ट है। तो जिन्होंने A बोला या B बोला वो समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है 1C, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन C। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा और बताओ आंसर। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको आता है या नहीं? सो प्लीज रीड इट केयरफुली एंड गिव द आंसर। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, कि इंडिया का सबसे मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट, क्योंकि जिसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स ज्यादा होंगी ना लोकसभा में, वो एक तरह से ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट होगा सेकंड नंबर पे। तो नीरू सिंह ने थोड़ा सा साहस दिखाया है और इन्होंने बोला सेकंड ए। ठीक है नीरू, चेक करते हैं। एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? तो फिर मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ जल्दी से। वेल, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने, स्वाति तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इन्होंने तो 2A करके 2 बार आंसर दे दिया, ठीक है। और दीपिका 2A, सार्थक 2A, ठीक है। चेक करते हैं। राजस्थान हैज द हाईएस्ट पावर जनरेशन, तो ठीक है, मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे, अप्रैल में पढ़ेंगे। लेकिन इंडिया ने चाइना को ओवरटेक करा, ये तो अभी हर जगह हल्ला हो चुका है कि अभी इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो चुकी है। और अगर मैं पॉलिटी में लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं DU LLB एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं,
तो भाई कम से कम मुझे ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट्स कहाँ से आती हैं, यूपी से आती है लोकसभा में, और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट्स आती है महाराष्ट्र से। 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, यानी अगर आप इन दो स्टेट्स को ऐड कर दो तो 128 सीट्स, और हमारी टोटल कितनी है 543, हमें जीतने के लिए चाहिए होती है 272। तो कहते हैं ना यूपी और महाराष्ट्र से दिल्ली का रास्ता निकलता है, यानी अगर आप पॉलिटिकल पार्टी भविष्य में बनाते हो, स्वाति, दीपिका, सार्थक, ऋत्विक, रहमान, तो आपको यूपी और महाराष्ट्र में अपनी पकड़, अपनी ग्रिप बनानी होगी, सो दैट आप 128 में से कम 70-80% सीटें निकाल के ले जाओ, ताकि आप फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट बना लो। तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया में महाराष्ट्र, वैसे पहले बिहार था, झारखंड अलग हुआ तो फिर महाराष्ट्र टॉप पर आ गया सेकंड नंबर पे। तो इस वजह से ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, अगर थर्ड रॉन्ग है तो मैं इसको नहीं लगाऊंगा, मैं इसको नहीं लगाऊंगा, और मुझे पता है सेकंड करेक्ट है, तो फिर मेरा ऑप्शन बैठेगा ए। एंड आई थिंक होप आप सब ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। तो अभी मुझे ये समझ में आ गया अप्रैल करंट अफेयर्स में कि राजस्थान सोलर पावर में टॉप पे चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो वेरी गुड एवरीवन, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताओ। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल अप्रैल करंट अफेयर से रिलेटेड है, और मैंने 2 और 3 को कुछ इस तरह से फ्रेम कर दिया ताकि आप इसका आंसर दे पाओ, और मैंने इसे स्टैटिक जीके के साथ ऐड कर दी। यस, इराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला गेट्स अ फर्नेरियम। फर्नेरियम क्या होता है वो करेंगे डिस्कस। वेल, कोरोमंडल कोस्ट केरला में है, ये तो ज्योग्राफी हमने पढ़ी है क्लास में। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा ये मैंने आपको हिस्ट्री में बता रखा है। तो अगर आपने इसका आंसर गलत दिया तो आई फील वेरी बैड। नीरू सिंह ने बोला है सी, दीपिका मिश्रा ने बोला है सी। ठीक है, वेरी गुड नीरू, वेरी गुड दीपिका। एंड व्हाट अबाउट स्मृति सिंह? सार्थक ने भी आंसर दे दिया 3C, ओके। एंड रहमान मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा, रहमान अभी क्लास में है या चले गए हैं मिस्टर रहमान? नहीं है। स्वाति, स्मृति, सिद्धार्थ, सार्थक, ऋत्विक, ईशा, ईशा का आंसर नहीं आया, ऋत्विक ने आंसर दिया सी। चलो ठीक है, फिर आंसर चेक करते हैं। तो देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे पता नहीं, अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन हाँ, मैंने तो भाई पढ़ा है ज्योग्राफी में, क्लास में हमने डिस्कस किया है कि मालाबार कोस्ट है केरल की तरफ, है ना, जब मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा मालाबार कोस्ट पे पहुंचा है, राइट स्वाति? तो ये तो रॉन्ग हो गया। और वास्को डी गामा अगर आपको याद हो तो 1498 में पहुंचा था ना इंडिया, तो इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा 1498। तो ये तो दोनों रॉन्ग हो गए, और 2 और 3 अगर रॉन्ग है तो बस फिर मेरा ऑप्शन बचता है ए, और मेरे ख्याल से आंसर दे दिया है ए, स्वाति निगम ने आंसर दिया है सिर्फ, तो मैं स्वाति के लिए क्लैपिंग तो बिल्कुल बनती है। वेरी गुड स्वाति, करेक्ट है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, एंड होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन तो यार गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर दैट्स ऑल, ये हमारे अप्रैल के करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स थे। अब मैं जल्दी से आता हूं अपने टॉपिक पर, एंड हम डिस्कस करते हैं अप्रैल करंट अफेयर्स वन बाय वन। तो ये है जी आपकी सबसे पहली न्यूज, फर्स्ट न्यूज। अब ये फर्स्ट न्यूज क्या है इसको देख लो आप। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, और 3 मंथ्स हाई। तो इसमें हमें कोई स्पेशल पढ़ना नहीं होता। मैंने तो ये न्यूज इसलिए छाटी क्योंकि मैं आपको ये बता पाऊं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो खैर प्राचीन काल से हमारे यहाँ पे बेरोजगारी है। कोई हिंदुस्तान की सरकार ऐसी नहीं है जिसने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट 100% प्रोवाइड करवा दी हो। 100 तो खैर असंभव है, लेकिन कम से कम 70-80% इंडिया को एम्प्लॉय कर दिया हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन बस आपसे ये था, मैं एक पॉइंट पूछना चाह रहा था आपसे, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्यूटर रन करना नहीं आता, और अभी जो है कंप्यूटर आ चुका है मार्केट में, और मैं बेरोजगार हूं बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू रन कंप्यूटर। तो व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आई एम फेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आई हैव? ऑप्शंस: स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो आप मेरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसका आंसर अगर आप बता पाए तो मेरा क्वेश्चन वैसे ऋत्विक से और सार्थक से है, अगर ये दोनों बताएं तो, बाकी और भी आंसर कोई देना चाहे तो दे सकता है। तो स्वाति निगम ने बोला सर टेक्निकल, मैं फिर से ऑप्शन बता देता हूँ: स्ट्रक्चरल, टेक्निकल, फ्रिक्शनल एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से क्या होगा? तो नीरू सिंह ने बोला कि सर हम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, तो यही होगा, क्योंकि हमें अपने अलावा तो कुछ समझ में आता नहीं। तो नीरू की भावनाओं की हम कद्र करते हैं, इन्होंने बोला एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट।
और स्वाति ने थोड़ा साहस दिखाया है कि सर क्वेश्चन पूछा है तो कोई तो खास बात होगी, इतना आसान तो नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और इन्होंने आंसर दिया टेक्निकल। कोई और आंसर देना चाहे? टेक्निकल एंड एजुकेटेड शायद ये दिया है स्मृति सिंह ने आंसर। अच्छा ठीक है, तो स्मृति देख लेते हैं, आपने तो डबल गेम खेल दिया, दोनों ही आंसर दे दिया आपने। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप तीनों के आंसर गलत हैं। अब ये गलत कैसे है? चूंकि कंप्यूटर मार्केट में आ चुका है और मुझे कंप्यूटर नहीं आता, और अगर मुझे कंप्यूटर नहीं आता तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदला और मैं बेरोजगार हो गया। जैसे मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो वो ना ऑडियो कैसेट्स आती थी, है ना, हम वो लगाते थे और गाने सुनते थे, और वो वीसीपी वीसीआर चलते थे, वो ब्लैक कलर की इतनी बड़ी बड़ी कैसेट्स आती थी। फिर आपने देखा एकदम ना इंडस्ट्री चेंज हुई और सीडी प्लेयर्स आ गए, तो एकदम ही वो बहुत सारे जो वीसीपी वीसीआर की इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे ना, सब बेरोजगार हो गए। फिर सीडी प्लेयर्स आए, अचानक सीडी प्लेयर बंद हुए, डीवीडी आ गई, फिर ब्लू रे करके कोई नई टेक्नोलॉजी आई, फिर आपने देखा होगा पेन ड्राइव्स आ गई, और अब पेन ड्राइव वेंडर सब खत्म हो गई। अब आप देखो ये अमेजोन, नेटफ्लिक्स सब कुछ अवेलेबल है आपके डीटीएच से के थ्रू, करेक्ट। तो ये इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि मेरे को कंप्यूटर आता है लेकिन मैं फिर भी जॉब नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि मशीन ने मैन को रिप्लेस कर दिया और एक कंप्यूटर 100 लोगों के बराबर काम कर रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस कि आई नो कंप्यूटर बट आई एम अनएम्प्लॉय, तो ये हो गई टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब आप समझ गए ना क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर का मतलब जब मैं उस स्ट्रक्चर से फैमिलियर नहीं हूं और मैं बेरोजगार हूं, मैं उस स्ट्रक्चर से फैमिलियर हूं लेकिन मशीन ने रिप्लेस कर दिया मैन को, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। और फ्रिक्शनल क्या होता है कि एक जॉब को छोड़ के जब मैं दूसरी जॉब ले रहा हूं तो बीच में जो गैप है 15 दिन 20 दिन मेरी ज्वाइनिंग में, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। चलो ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 अनएम्प्लॉयमेंट बतानी थी। अब हम आगे चलते हैं। G20 की इंडिया प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, तो ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में। वो कहाँ कहाँ कर रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में ही कहीं ना कहीं ये लोग बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसे छोड़ते हैं। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रांस के जो हेड ऑफ नेशन है उन्होंने मोदी जी को इनवाइट करा है कि सर आप आओ, जैसे आपने हमें डराया था 26 जनवरी में बुलाकर 3 घंटे आपने परेड दिखाई थी एक बार, ऐसे हम भी आपको डराना चाहते हैं, आप आओ हमारे यहाँ पे, हमारी रिपब्लिक डे परेड देखो। बास्तील एक बड़ा फेमस फोर्ट है फ्रांस का, कोई बताएगा बास्तील की हिस्ट्री? ये मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके साथ डिस्कस करना था कि बास्तील का फोर्ट फ्रांस में क्यों फेमस है, और एक फ्रांस में रेवोल्यूशन आई थी, उस रेवोल्यूशन का हीरो कौन था? कुछ आइडिया है नीरू को, ऋत्विक को या सार्थक को? यस फास्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने कभी एनसीईआरटी में 9th-10th की वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी पढ़ा हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो खैर वैसे बड़ी फेमस है, उसका हीरो अगर आपने कभी नाम सुना हो, क्या एडोल्फ हिटलर था क्या उसका हीरो, या बिस्मार्क, या नेपोलियन बोनापार्ट, या बेनिटो मुसोलिनी? कुछ आइडिया? अच्छा चलो ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। तो बास्तील के मैं पहले आपको दर्शन करवा देता हूँ, इस पिक में, इस इमेज में आप देख लो, ये बास्तील का फोर्ट है, शायद मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन पर अभी शेयर हो गया होगा। एंड ये है नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हीरो था। वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आई थी और इसी बास्तील फोर्ट पर बहुत सारे लोग गैदर हो गए और इन्होंने इस फोर्ट में आग लगा दी। तो 1789 की बड़ी फेमस रेवोल्यूशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और नेपोलियन बोनापार्ट उसका हीरो था। तो मेरा एक क्वेश्चन और है आपके साथ करंट अफेयर्स के थ्रू, कि हमारी हिस्ट्री में एक रूलर को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो आप मेरे को बताओगे कि किस रूलर का नाम है नेपोलियन ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन भी मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा। तो वेल अगर स्वाति, ऋत्विक, सार्थक में से कोई इसका आंसर दे पाए नेपोलियन ऑफ इंडिया, और मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं आपको। वेरी गुड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का आंसर सर बिल्कुल एक्सीलेंट है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो आई थिंक नीरू भी शायद कुछ बताना चाह रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इनकी वॉइस नहीं सुन पा रहा। सो वेल नीरू, शायद आपका आंसर समुद्रगुप्त ही होगा, तो आपके लिए भी मैं क्लैपिंग ऑलरेडी कर ही देता हूँ। और सार्थक ने भी बिल्कुल सही बोला, ओके थैंक यू नीरू, करेक्ट। तो ये पॉइंट था जिसकी वजह से हमने इसको डिस्कस किया। तो बास्तील फोर्ट फ्रांस में है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का हीरो था, एंड गुप्ता रूलर का एम्पायर था, यस करेक्ट, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया। चलो अच्छा ठीक है, अब उसी स्लाइड पे दोबारा चलते हैं और देखते हैं और क्या खास बात है उसमें। वेल उसके बाद इसमें एक जो बड़े इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज है वो है
इंडिया जो है ना अभी अपना ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। तो पहले हम लोग ना अरेबियन कंट्रीज से परचेज करते, लेकिन अभी थोड़ा सा वहां पे थोड़ा डिस्टरबेंस होने लग गया। अभी वहां अर्थक्वेक भी आया सीरिया में, और अभी वो यूक्रेन के साथ जरा वॉर चल रही है रशिया की, थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो अभी आईओसी स्पेशली हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो रशिया के साथ डील कर रहा है, और हमारा जरा फोकस अब रशिया के साथ ज्यादा हो गया ऑयल इंपोर्ट करने में। तो थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको याद रखना है कि रशिया से अभी हम लोग थोड़ा और ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, थोड़ा बिजनेस इंक्रीज करा ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स ऑल। ठीक है, अब बात करते हैं केरल में एक नेशनल पार्क है इराविकुलम। तो इसको फर्नेरियम का कुछ स्टेटस मिला। ये अब ये फर्नेरियम क्या होता है पहले वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। अब हम ये लास्ट की 3 न्यूज लेते हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट 3 न्यूज। तो अब एक एक करके स्लाइड्स पे चलते हैं। तो सबसे पहली एक न्यूज आपसे लेते हैं उसी स्लाइड की। अभी आप चूंकि लॉ वाले स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जस्टिस रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है। कर्नाटक ने उसमें बाजी मारी, और कर्नाटक 18 स्टेट में सबसे टॉप पर है जहां पे जस्टिस डिलीवरी बहुत फास्ट है। तो आपके लिए सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में कि इस समय किसका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बड़ा एक्सीलेंट डिक्लेयर हुआ। तो आपका आंसर होगा कर्नाटका। राइट, करेक्ट है। ईशा, नीरू, ऋत्विक, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आपको याद करना हो तो ठीक है, अदरवाइज चाहो तो छोड़ दो। तमिलनाडु सेकंड नंबर पे और तेलंगाना थर्ड नंबर पर है। वैसे जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे लगा देखो साउथ इंडिया की तीनों स्टेट हैं जहाँ की जस्टिस रिपोर्ट जो है वो मतलब अच्छी डिक्लेयर हुई, और द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी, कर्नाटक, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। हमारे नॉर्थ इंडिया का तो कोई स्टेट नहीं है, और ऐसे कामों में हम आगे रहते भी नहीं। हमसे तो इलेक्शन लड़वा लो, है ना, कैंपेन करवा लो, पोस्टर लगवा लो, झंडे लगवा लो। तो नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, मतलब मैं नहीं कहता, एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स, कहाँ मिलते हैं, साउथ इंडिया में। चलो अच्छा, खैर, तो आगे चलते हैं। तो ये अभी हमें पॉइंट क्लियर हो गया, जस्टिस सिस्टम में कर्नाटका टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद जो मैं अभी आपके साथ सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल काफी न्यूज में है। आपने सुना होगा NTER, नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आजकल हम कोल के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं। कोल माइंस है हमारे यहाँ पर, 8 कोल माइंस है बड़ी फेमस। मैं शायद मे करंट अफेयर्स में या अभी शायद इसी में आएगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी हम लोग सोलर, विंड, गार्बेज, सी वेव्स, इनसे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो इनके बेनिफिट क्या है ना, कि एक तो ये एबेंडेंस में है, सन की रेस कभी खत्म नहीं होगी, हवा कभी बंद नहीं होगी, कूड़ा कचरा हिंदुस्तान में वैसे भी कभी कम नहीं होने वाला। तो छक के जितनी एनर्जी बनानी है बनाओ। और दूसरा इको फ्रेंडली है, कोई हार्म नहीं है, कोई CO2 का एमिशन नहीं होता। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करना था। तो अभी मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इंडिया बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026। तो 2026 तक अभी डिक्लेयर हो गया कि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा। वैसे अभी मैं आपको फर्स्ट नंबर पे बता दूं, अभी फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना, राइट। तो एक तो आप ये बात ध्यान रखना कि चाइना भी टॉप पर है, और अभी सेकंड पे कौन है, यानी इंडिया किसको सरपास करेगा, तो इंडिया सरपास करेगा जापान को, राइट। तो जापान को इंडिया सरपास करके आ जाएगा सेकंड। तो 2026 तक ये डिक्लेयर हो जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेट वाइज क्या सीन चल रहा है। तो स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा जो अभी जनरेट कर रहा है एनर्जी वो है राजस्थान, हैज द हाईएस्ट सोलर पावर जनरेशन पोटेंशियल ऑफ एनी स्टेट इन द कंट्री। ठीक है, हमें सेकंड और थर्ड में ज्यादा नहीं जाना क्योंकि हमारे मतलब का नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन करा है, लेकिन आप छोड़ो उसको। तो अभी मुझे 2 बातें याद रखनी है। पूरे वर्ल्ड में सोलार एनर्जी में सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा 2026 तक, इंडिया। और स्टेट वाइज इस स्वाति कौन चल रहा है, अभी राजस्थान टॉप पे चल रहा है, करेक्ट है। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, नीरू सिंह, ऋत्विक, सार्थक और सिद्धार्थ से, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कन्वेंशन, एक UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो आप मेरे को ये बताओगे उसने 9 गैसेस को पॉइंट आउट किया है। ये मतलब साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में एक सेक्शन है साइंस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने वाली 9 गैसेस
अभी डिक्लेयर करी है UNFCCC ने, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 9 गैसेस को पॉइंट आउट करा है। तो देखो ये तो हम सबको पता ही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप मेरे को कोई बताएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या, मैं उसका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका वो लिखूं, CO3 CO4 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये स्वाति ऋत्विक कुछ आइडिया है आपको? ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने वाली गैस नंबर 2, यस करेक्ट है, वेरी गुड सार्थक। उसके बाद थर्ड मैं आपको बता दूं, एक है आपकी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। आपने मिथेन का नाम सुना होगा, मिथेन CH4 मिथेन। आपने अगर शायद नाम सुना हो लाफिंग गैस, एक 10 ईयर का क्वेश्चन है साइंस का कि लाफिंग गैस के नाम से हम किस गैस को जानते हैं। अगर आप में से कोई बता पाया, सार्थक, स्वाति या दीपिका चावला या मिश्रा में से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाउ वेरी गुड, नाइट्रस ऑक्साइड, और उसका सिंबल क्या है नाइट्रस ऑक्साइड का? N2O, राइट स्वाति, वेरी गुड सिद्धार्थ, करेक्ट, N2O है ना। और उसके बाद तो 3, राइट स्वाति। उसके बाद है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने कभी सुना होगा इसको, काफी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। एक है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और एक है आपकी प्लूरोफ्लोरोकार्बन। तो देखो 8 गैसेस हो गई, अब बची 9, और 9 कौन सी है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 9 गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। तो आपको इनके सिंबल और इनके नाम एटलीस्ट पता हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, हाइड्रोफ्लोरो, प्लूरोफ्लोरो, और बाकी C तो सबका कार्बन कार्बन है। और सल्फर हेक्सा, हेक्सा ये 6 है ना, हेक्सा, हेक्साफ्लोराइड, करेक्ट। चलो ठीक है, डन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जानबूझ के न्यूज उठाई ताकि मैं आपको कुछ इस बारे में भी इंफॉर्मेशन दे पाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं केरल का ये नेशनल पार्क। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये फर्नेरियम होता क्या है। फर्नेरियम ना एक बोटेनिकल गार्डन और ग्रीन हाउस से रिलेटेड एक बड़ा फेमस प्लांट है, और इसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो आप, मैंने यहाँ पे इसकी इमेज यूज करी, अगर आप देखोगे तो ये है फर्नेरियम, राइट। आपने अक्सर देखा भी होगा, कई बार हम घरों में भी इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वांटिटी में नेशनल पार्क में ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट लगा हुआ है, इसलिए इसको टैग दे दिया फर्नेरियम नेशनल पार्क ऑफ केरला। तो इराविकुलम अभी काफी न्यूज में आ गया, और कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आ भी गया है, तो एटलीस्ट आप इसको याद रखोगे। एक तो देखो अभी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन है कि फर्नेरियम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और देखो क्यों न्यूज में है, क्यों ये क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, क्योंकि इराविकुलम नेशनल पार्क केरल का डिक्लेयर हुआ, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद केरल के बारे में थोड़ा सा मुझे आपको एक आइडिया देना था। ये केरल है, और देखो अभी आपने मुझे बड़ा अनहैप्पी किया जब आप लोगों ने आंसर दिया कोरोमंडल। मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया, ज्योग्राफी में भी पढ़ाया कि ये कोस्ट मालाबार कोस्ट कहलाता है। ये केरल से लेके, देखो ये पूरा केरल से लेके गोवा तक का कोस्ट क्या है आपका? मालाबार। तो मैंने आपको यहाँ पे जरा कुछ पॉइंट्स दिखाने थे, जरा मेरे को बताओ आपको यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क दिखाई दे रहे हैं? ईशा शर्मा, नीरू, ऋत्विक, सार्थक, सिद्धार्थ, आपको कोई केरल में नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है इराविकुलम के अलावा? अदर देन इराविकुलम कोई नेशनल पार्क दिख रहा है आप लोगों को? स्मृति, स्वाति? तो मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, देखो कौन कौन से नेशनल पार्क आपको केरल में दिखाई देंगे। काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, देखो साइलेंट वैली दिख रहा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यहाँ पर, है ना, राइट। हाँ करेक्ट, राइट स्मृति। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो तो ये तो इराविकुलम नेशनल पार्क हो ही गया। एक ये आपको दिख रहा है, देखो पेरियार नेशनल पार्क, राइट, पेरियार नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा, काफी फेमस है। एक आप ये देखो थत्ता थत्ता काड बर्ड सेंचुरी। तो ये चारों मुझे आपको दिखाने थे, जिस वजह से मैंने ये मैप यहाँ पे यूज किया। तो एटलीस्ट कम से कम इन चारों को आप ध्यान रखना, बड़े फेमस नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी है साउथ इंडिया के, और इराविकुलम उसमें से एक है। चलो ठीक है, डन। तो ये हमारी हुई वो न्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नेक्स्ट पर आते हैं। सो होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब अगली न्यूज पकड़ते हैं। अब आजकल ना ये GI टैग पता नहीं बड़ा फेमस हो गया, और आधा तो इसने न्यूज फैक्ट्स ना बढ़ा बढ़ा के हमारा कोर्स ना बढ़ा दिया। अभी पता नहीं बहुत सारी चीजों को ना GI टैग मिला है। वैसे तो खुशी की बात है कि हिंदुस्तान इतना कुछ कर रहा है कि इंडिया
धड़ाधड़ पेटेंट करवाता जा रहा है। तो अभी छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज, ये एक राइस वैरायटी है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। मतलब अभी आपको पता है क्वेश्चन आया है कि एग्जाम में, नागरी दुबराज, उसमें एक ऑप्शन था डायनेस्टी ऑफ अ फेमस मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। स्टूडेंट लगाए टिक उस पे, हिस्ट्री पे, जिन लोगों ने नोट्स पढ़े नहीं थे। तो और वैसे भी जब नोट्स ना पढ़ रखे हो ना तो फिर ये लगता है कोई रूलर वूलर ही होगा, कोई राजा वाजा होगा। नागरी दुबराज, महाराजा धीराज, खैर ये बेचारा चावल है। तो खैर कुल मिलाकर बात ये है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, शायद मैंने आपको जनवरी फरवरी मार्च में बताया होगा। अगर बताया भी है तो कुछ आइडिया है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हमने कब से शुरू करा, और हमारा पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसको हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, हमने सबसे पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उसको दिया था। इसका मतलब ये होता है कि अब ये चीज आप ही बनाओगे, इसके अलावा और कोई नहीं बनाएगा, आपका पेटेंट हो गया, मतलब ये मतलब होता है। और स्वाति के लिए तो मुझे क्लैपिंग करनी पड़ेगी। वेरी गुड स्वाति, 2003-4 में हमने सबसे पहले जीआई टैग दिया था, दार्जिलिंग टी को दिया था। वेरी गुड स्वाति, करेक्ट है, वेरी गुड। स्वाति को जो डेट भी याद है बताओ, 15 सितंबर। शायद हो सकता है स्वाति का बर्थडे हो, शायद इस वजह से याद हो इनको, लेकिन डेट वेट छोड़ सकते हैं। 2003-4 भी काफी है, और दार्जिलिंग टी, राइट। एंड यस सर, अच्छा स्वाति ने बोला यस सर, होप यस सर, उस क्वेश्चन का आंसर है कि यस सर माय बर्थडे इज ऑन 15 सितंबर। अच्छा ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा देखो मिर्चा राइस, मिर्चा राइस को भी अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, लेकिन ये मिर्चा राइस कहाँ का है, ये बिहार का है। तो भाई प्लीज इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अभी एक दो एग्जाम्स में। तो नागरी दुबराज छत्तीसगढ़ का चावल है, और मिर्चा राइस कहाँ का है, बिहार का। कहाँ का है, करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, वेस्ट चंपारण का, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन दोनों को मिला, दैट्स ऑल। उसके बाद इसमें कोई खास बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी इस स्लाइड में हमें दो बातें समझ में आई, टू राइस वैरायटी छत्तीसगढ़ और बिहार की हमने डिस्कस की। तो पहले मेरे को, मैं एक बार आप लोगों से पूछ लूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, या मैं ही बोलता जा रहा हूँ। तो अनुभूति राघव ने भी ज्वाइन किया हुआ है, एंड होप अनुभूति को समझ में आ रहा होगा। अनुभूति को मैंने वैसे देखा नहीं ज्यादा क्लास में। दीपिका मिश्रा, ईशा शर्मा, नीरू सिंह को क्लियर है, स्मृति को क्लियर है, अच्छा ठीक है। एंड ऋत्विक सार्थक को समझ में आ रहा है, थैंक यू अनुभूति, थैंक यू, ठीक है। स्मृति, स्वाति, सबको क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट ऐसा जो आप मिस कर गए हो टेक्निकल इश्यू की वजह से, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ओके थैंक यू, राइट। अच्छा, अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट अप्रैल में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ये मिर्चा राइस की मैंने इमेज लगाई, बड़ी अच्छी क्वालिटी का, और उसका दाना जो है ना काफी बड़ा होता है इस राइस का, ठीक है। और ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे। देखो ये दार्जिलिंग टी को हमने 2004-5 में सबसे पहला टैग दिया था, मतलब 3-4 में हमने डिक्लेयर करा था कि हम देंगे, लेकिन 4-5 में हमने फिर पहला दार्जिलिंग टी को दिया। और ये 10 ईयर्स के लिए होता है, एक बार अगर आपको मिला तो 10 साल तक फिर आपका पेटेंट है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, करेक्ट, ठीक है डन। तो ये इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट थी। अब हम आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। अब पहले मेरे को ये बताओ कि नाटो के बारे में अगर आपने कभी किसी ने पढ़ा हो, कुछ भी नाटो के बारे में आप जानते हो, तो प्लीज आप पहले इसको चैट सेक्शन में मेंशन करो, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि आप नाटो के बारे में क्या जानते हो। वैसे मैं आपको ये बता दूं न्यूज क्या है, हम कर क्यों रहे हैं। फिनलैंड है कंट्री, वो नाटो का मेंबर बना है, और नाटो अभी करंट अफेयर्स में बहुत न्यूज में है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के स्याप्या, ये जो चल रहा है ना वॉर, पिछले एक साल से मार्च 2022 में स्टार्ट हुई, उसका रीजन है नाटो। अब ये नाटो क्या है, जरा जल्दी से मुझे फटाफट बता दो चैट सेक्शन पे, चैट बॉक्स पे। अनुभूति अगर बताए तो आई फील हैप्पी। यस अनुभूति राघव, एनी आइडिया व्हाट इज नाटो। चलो अच्छा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। देखो आप इतना मान के चलो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हुई थी ना, 1945 की बात है मेरे ख्याल से, हमने जब अपनी हिस्ट्री में डिस्कस किया था 1945 में, टू प्रोटेक्ट पीपल प्रोटेक्ट पीपल, पीपल का तो पता नहीं, ये है बड़े डिप्लोमेटिक, खैर स्वाति, और आपका आंसर भी बड़ा डिप्लोमेटिक है, कुछ नहीं पता तो जी प्रोटेक्ट पीपल, करेक्ट है। चलो खैर, मैं आपको इसके बारे में पहले ये समझा दूं। आपको पता है, आपने कभी सुना कोल्ड वॉर, सुनी होगी आपने अपने हिस्ट्री की क्लासेस में, कोल्ड वॉर। और ये दो गुंडे, ये दो बदमाश वर्ल्ड के, कौन कौन, यूएसएसआर एंड यूएसए,
है ना। तो इसमें से एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट कंट्री का ग्रुप था। तो यूएसए हम सबको पता है कैपिटलिस्ट कंट्रीज का ग्रुप है, और ये कौन है, ये है आपका कम्युनिस्ट, है ना। तो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में टसल चल रही शुरू हो गई 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यूएसए के साथ जो कंट्री थे, जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, उन्होंने अपना एक मिलिट्री ग्रुप बनाया, नाटो। तो एक तरह से नाटो किसका मिलिट्री ग्रुप है, ये मिलिट्री ग्रुप है कैपिटलिस्ट कंट्रीज का। और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था वॉरसा के नाम से, वॉरसा, राइट। तो नाटो के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नाटो 1949 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल, करेक्ट। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का। तो पहले मैं आपको नाटो के कंट्रीज दिखाता हूं। और अभी आपको शायद पता होगा यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर का रीजन क्या है। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था, यानी वो कम्युनिस्ट था। फिर यूएसएसआर का डिमोलिशन हुआ, अगर आपको पता होगा, आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी हो, 1991 में। क्या ये करेक्ट है ईयर? ऋत्विक, सार्थक, सिद्धार्थ, स्मृति, स्वाति, क्या ये करेक्ट है? अदरवाइज मेरे को करेक्ट कर दो अगर मैं रॉन्ग हूं। क्या यूएसएसआर का डेमोलिशन 1991 में ही हुआ था, और ये टूट कर सब रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सब अलग अलग हो गए? तो करेक्ट है ये ईयर? अच्छा ठीक है, स्वाति ने बोला सर नो आइडिया। तो बिल्कुल चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू ऋत्विक, बिल्कुल ये राइट है बिल्कुल। 1991 में यूएसएसआर का डिमोलिशन हुआ था, राइट सार्थक। एंड रशिया अलग हुआ, यूक्रेन अलग हुआ। तो भले ये लोग, लेकिन रशिया की कोशिश रहती है कि ये चलो मेरे से अलग हो जाए, मेरे से इनके साथ कोई खेमे में ना चले जाए। तो अगर कोई भी कंट्री यूएस के खेमे में जाने की कोशिश करता है ना, तो ये उसको पकड़ता है कि वहां मत जाओ, मेरे से अलग रहो, मत बोलो मेरे से, लेकिन प्लीज यूएस के साथ मत जाओ। यूक्रेन को यूएस ने पीछे से फूंक मारी पिछले साल कि बेटा टेंशन लेनी, आप आ जाओ, हम आपको हेल्प करेंगे। यूक्रेन ने रशिया से पंगा ले लिया। जब रशिया ने अटैक शुरू करा तो यूएस ने मना कर दिया कि सॉरी, हम आपको ले नहीं पाएंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ओके नहीं है। यूक्रेन ने कहा सर मैंने तो आपकी वजह से वॉर डिक्लेयर कर दी। लेकिन अब ये इनडायरेक्टली यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं सब नाटो कंट्रीज। तो इस वजह से नाटो काफी न्यूज में है। तो अब मैं आपको नाटो कंट्रीज का मैप दिखा देता हूं पहले, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहले तो ये नाटो के बारे में, फिनलैंड अभी 31st मेंबर बन गया इसका। तो कितने मेंबर हो गए इसके? टोटल 31 कंट्रीज हो गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाटो का, जो हमने अभी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया। अब नाटो को थोड़ा मैप में समझ लेते हैं, थोड़ा और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं नाटो के। 49 में स्टेब्लिश हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो इस स्लाइड में इसका स्टेब्लिशमेंट हमने देख लिया। 1949 में इसका ओरिजिन हुआ। और ये है इसका मैप, मैं आपको थोड़ा और अच्छा मैप दिखा देता हूँ। ये वो नाटो की कंट्रीज हैं, अगर आप देखोगे तो ये कौन कौन है, ये कनाडा, यूएसए। और अगर आप देखोगे तो पूरा आपका बैठता है ये वेस्टर्न यूरोप। तो ये पूरा वेस्ट यूरोप जो है वो कैपिटलिस्ट है, और कुछ ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। तो ये जो आप ब्लू ब्लू कलर देख रहे हो ना, ये है वो 31 कंट्रीज। और इसमें अभी 31 कंट्री बना है फिनलैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितना बताया उसमें 3 बातें याद रखो। नाटो का ओरिजिन 49, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल, इसमें 31st मेंबर बना है फिनलैंड। दैट्स ऑल, 3 पॉइंट्स, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, करेक्ट। आगे चलते हैं। अच्छा, तो नाटो के बारे में हमें पॉइंट समझ में आ गया, नाटो क्लियर हो गया अभी हमें। अब देखते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी उस स्लाइड में। ये मैंने नाटो को एक्सप्लेन करा है आगे की स्लाइड में, राइट। अच्छा, दूसरा अभी कीनिया एक कंट्री है, बेचारा छोटा सा कंट्री है, इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। देखो कितने बेचारे गरीब देश हैं, आज 2023 में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। और हिंदुस्तान को देखो, हमने, कोई बताएगा इंडिया ने सबसे पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था? और ये सब हमारे आसपास ही आजाद हुए थे 47 में। तो सार्थक, सिद्धार्थ, ऋत्विक, दीपिका, अनुभूति, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था? यस, एनी आइडिया? वेरी गुड ऋत्विक, करेक्ट। आर्यभट्टा स्पेसक्राफ्ट। यस यस, करेक्ट, राइट, आर्यभट्ट। वेरी गुड, सो वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड नीरू। 1975 में आर्यभट्ट। तो कीनिया ने बेचारे ने अब लॉन्च करा है, तो ठीक है। हमने वैसे ही पढ़ लिया, वैसे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कीनिया के एलएलबी एंट्रेंस में आएगा
मुझे आपको अपना आर्यभट्ट बताना था, इसलिए मैंने न्यूज ली। हाँ, दूसरा ये था कि पेरिस ने अभी बैन कर दिए ई स्कूटर। अब ई स्कूटर इसलिए बैन कर दिए, अब हर हर प्राइवेट कंपनी ई स्कूटर वहां पे ना किराए पे, रेंट पे देती है। अब लोग क्या करते हैं, ई स्कूटर पर लेते हैं रेंट पे 1 घंटे के लिए, और कहीं भी पार्क करके चले गए। पता चला जी खोसला जी के घर के आगे पार्क कर दिया, मल्होत्रा जी की गाड़ी के आगे पार्क करके बीच पे चले गए। तो मल्होत्रा जी ने कंप्लेन करी कि भाई साहब किसका स्कूटर है, हटाओ, मुझे गाड़ी निकालनी है। तो इतनी ज्यादा प्राइवेट कंपनी आ गई ई स्कूटर की पेरिस में कि हर जगह आपको ई स्कूटर, और उल्टे सीधे पार्क पूरे सिटी में। तो पेरिस के जो मेयर है उन्होंने बैन कर दिया कि भैया हमारे यहाँ पे प्लीज ये ई स्कूटर अब हम रेंट पे बैन कर रहे हैं। तो ये काफी न्यूज में था अभी। और ठीक है, तो लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है नाटो, जो फिनलैंड हमने डिस्कस किया। चलो खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो होप आपको ये तीनों पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ी और सॉलिड न्यूज देखते हैं, कौन सी है। बिल्कुल, तो ये तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया अभी एमसीक्यू में। ये जितने भी मॉक ड्रिल्स होती हैं, कुछ कुछ मॉक ड्रिल्स मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाई। वैसे कोई बताएगा वरुण एक्सरसाइज हमने किस कंट्री के साथ डिस्कस की थी? वरुण एक्सरसाइज, अनुभूति राघव अगर रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रही हो, या दीपिका मिश्रा, ईशा, नीरू को कुछ आइडिया हो? वरुण एक्सरसाइज, वेरी गुड सिद्धार्थ। जो स्टूडेंट पहले आंसर देता है ना, मेरा मन करता है मैं उसके लिए क्लैपिंग करूं, क्योंकि वो एकदम आंसर उसने दिया तो इसका मतलब उसको पता था। वेरी गुड सिद्धार्थ। इंडिया एंड फ्रांस, वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, तो अभी ये एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताई थी कि मैंने कैसे जज करा था ना, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, तो कोलंबो, ठीक है, डन है। इसके अलावा यूएस के साथ हमारी एक एक्सरसाइज है कोप इंडिया। वैसे यूएस के साथ मैंने आपके साथ 2-3 एक्सरसाइज डिस्कस करी है ऑलरेडी। अब पता नहीं आपको याद है या नहीं, आप भूल गए हो शायद, तो बात अलग है। वैसे मैंने एक मालाबार एक्सरसाइज डिस्कस करी थी, इंडिया और यूएस। शायद मैंने ना आपके साथ वो डिस्कस किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी क्वाड, है कुछ आइडिया है? क्वाड, जिसमें वो कंट्रीज थे, वो क्वाड्रिलेटरल, और वो सब मिल के मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसमें यूएस भी है इंडिया के साथ, करेक्ट। और एक युद्ध अभ्यास हमने डिस्कस करी थी, वेरी गुड, थैंक यू ऋत्विक, थैंक यू। एंड युद्ध अभ्यास ये भी यूएस के साथ है, और एक ये कोप इंडिया। तो अगर मैं यूएस के साथ देखूं, अभी आपने देखा होगा, कोई बताएगा भी मोदी जी कहां पे किस विजिट पे गए हुए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट किया है मोदी जी ने? अभी वो है नहीं इंडिया में, इलेक्शन वेलेक्शन की कैंपेन करके अपना चले गए हैं बाहर पार्टिसिपेट करने, एक ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड करने। कुछ आइडिया है अनुभूति, दीपिका, ईशा, नीरू को, कि मोदी जी कहाँ गए हुए हैं और किस की मीटिंग अटेंड करने गए हुए हैं? वहां पे जो बिडेन के साथ बड़े हग करा उन्होंने, बड़ा वायरल हो रहा भी आजकल वो हर जगह, मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे। और जो बिडेन के साथ काफी अच्छी, और अभी तो पापुआ न्यू गिनी गए हुए थे, वहां का प्राइम मिनिस्टर उनके पांव छू रहा था, नरेंद्र मोदी जी के। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा कि कोई पीएम दूसरे पीएम के पांव छू रहा है। तो खैर कुछ आइडिया है आप में से किसी को भाई, कहाँ गए हुए मोदी जी? चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है G7। G7 की मीटिंग अटेंड करने गए हुए हैं जापान, हिरोशिमा, शायद अगर आप न्यूज सुन रहे हो। राइट ऋत्विक, दीपिका, क्या मैं सही हूँ? अदरवाइज प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस सार्थक, स्मृति, करेक्ट है, ओके, थैंक यू ऋत्विक। तो G7 की मीटिंग को अटेंड करने गए हैं, थैंक यू नीरू, थैंक यू, करेक्ट। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यूएस के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। G7 का बॉस है, बिग बॉस है G7 का, डेवलप कंट्री का ग्रुप है, इंडिया मेंबर नहीं है इसका। एज ए डायलॉग पार्टनर इंडिया को इनवाइट करा है इस बार, और यूएस के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। ये हम सब एक्सरसाइज भी उसके साथ कर रहे हैं, मॉक ड्रिल, युद्ध अभ्यास, मालाबार, कोप इंडिया, ये सब, करेक्ट। चलो खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद हम लेते हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज, कौन सी लें जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। वैसे हाँ, कुछ डेज मैंने आपको हमेशा बोला है, मैं हर मंथ में आपको 2-3 डेज तो करवा देता हूँ। प्लीज आप ये 7 अप्रैल 7 अप्रैल कर लेना। मैं जब पढ़ता था तो मैंने तो इसकी एक पहचान बनाई थी, 7 अप्रैल, 7 से 7, और 7 से स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य दिवस कब होता है? 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, बस अप्रैल ध्यान रखना। बाकी सा तो कर ही जाएगा आपको क्लिक। और बाकी ये स्वाति, और जो सा वाले स्टूडेंट है, एस वाले, सिद्धार्थ, स्मृति, सार्थक, इनको भी आइडिया रहेगा कि 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, करेक्ट। तो 7 तारीख स्वास्थ्य दिवस है, स्वाति, समझ गए आप? चलो आगे चलते हैं, अब और इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं और क्या हो सकती है। हाँ, ठीक है, थैंक यू स्वाति, थैंक यू।
अब अप्रैल में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज थी, खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रही, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अभी बिजिएस्ट एयरपोर्ट की एक रैंक बनी थी, उसमें इंडिया की रैंक तो थी 9th, तो चलो छोड़ो इसको। लेकिन बात यह है कि सर सबसे बड़ा फिर बिजिएस्ट एयरपोर्ट है कौन सा? तो वो है अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ है। और ये लगातार दो सालों में, अभी इस साल भी और लास्ट ईयर भी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, अटलांटा हार्ट्सफील्ड, और आईजीआई की रैंक है 9। खैर इस क्वेश्चन से ना मुझे क्वेश्चन याद आ गया, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा डिक्लेयर हुआ है? शायद मैंने आपको कहीं जनवरी फरवरी मार्च करंट अफेयर्स पढ़ाया था। किस कंट्री का एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ है? कुछ आइडिया है किसी स्टूडेंट को? ऋत्विक को, अनुभूति, दीपिका, ईशा, सिद्धार्थ, स्वाति। विच एयरपोर्ट डिक्लेयर बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? और बहुत सारे क्राइटेरिया, 15 क्राइटेरिया पे सर्वे हुआ है। वेरी गुड, करेक्ट है, गुड वन, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड ऋत्विक। सिंगापुर, चांगी, वेरी गुड स्मृति, चांगी एयरपोर्ट इज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। और बिजिएस्ट अटलांटा हार्ट्सफील्ड, वेरी गुड, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा उसके बाद इस स्लाइड में और कोई खास बात तो नहीं है, नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा उसके बाद, हाँ शायद ये तो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अभी हमारी टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। और मैंने शायद आपके साथ डिस्कस किया था ना, हम लोग टाइगर सेंसस कितने साल के बाद करते हैं? जैसे हमारी डिकेडल सेंसस होती है आफ्टर एवरी 10 ईयर। तो व्हाट अबाउट द टाइमिंग ऑफ टाइगर सेंसस आफ्टर एवरी 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, और ये भी 10 सालों के बाद ही टाइगर सेंसस होती है, ऐसा है क्या? कुछ आइडिया है? मैंने डिस्कस तो करा है, मुझे याद तो है, क्योंकि ये अप्रैल में भी न्यूज आई दोबारा, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में। तो मैंने सोचा फिर से डालूं इस क्वेश्चन को, ताकि मैं आपसे फिर से पॉइंट रिवाइज करवा दूं आपके साथ। चलो अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आफ्टर एवरी 4 ईयर, पहले मैं आपको वो टाइगर सेंसस पे ले चलता हूं। अगर आपको याद हो, मैंने ये पॉइंट आपके साथ ना पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व बना 53rd। खैर ये तो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज थी पिछले मंथ की। अभी इस मंथ में ये बताया कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो हमने वो सारे पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी टाइगर की पॉपुलेशन ना 2022 में हमारी इतनी थी, और आप देखोगे अगर तो हर 4 साल के बाद, देखो 6, 10, 14, 18, 22, आफ्टर एवरी 4 ईयर हम अपनी सेंसस करते हैं, टाइगर सेंसस। और इससे रिलेटेड मैंने आपसे दो बातें पूछी थी पहले भी, कि हमने अपना टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था। तो अगर आपको याद हो तो हमने नेशनल एनिमल टाइगर अपना बनाया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। और हमने वाइल्ड लाइफ हंटिंग बैन कर दी थी टाइगर की 72 में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 72 में, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में लॉन्च कर दिया, नेशनल टाइगर डिक्लेयर कर दिया, नेशनल एनिमल। और इस समय इंडिया में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागा अर्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में, और सबसे छोटा है औरांग टाइगर रिजर्व, आसाम में। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे आपके साथ दोबारा डिस्कस करने थे, इसलिए मैंने ये न्यूज दोबारा उठा ली। वैसे ये मैं पढ़ा चुका हूं, आपको बनता नहीं है दोबारा बताना, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लियर है ऋत्विक, स्मृति, यहां तक समझ में आ रहा है? अनुभूति को क्लियर हो रहा है? और कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो? ईशा, नीरू, क्लियर है यहां तक? ओके, थैंक यू स्मृति, थैंक यू ईशा, और होप अनुभूति को भी समझ में आ रहा होगा। थैंक यू अनुभूति, थैंक यू ऋत्विक। ओके, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अप्रैल में देखते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी। तो ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई, हमने ये डिस्कस किया। हाँ, अब इस स्लाइड में दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कल्चरल वाले पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन वो कर दिया, कोरिलेट किया। अभी ना मध्य प्रदेश की एक पेंटिंग है बड़ी फेमस, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला। तो खैर ये अपने आप में न्यूज तो इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है कि ये पेंटिंग का नाम क्या है? गोंड, गोंड पेंटिंग है। अब ये गॉन्ड पेंटिंग क्या है, मैंने इसकी इमेज यहाँ पे दिखा यूज करी है। तो आप देख सकते हो ये थोड़े वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हैं। और यहाँ की एक गॉन्ड ट्राइब है, शायद आपने सुना भी होगा। तो मुझे दो तीन बातें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। एक तो ये कि गॉन्ड ट्राइब कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। गॉन्ड पेंटिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया। ये वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हैं, और आप देख सकते हो कि वो थोड़े नेचुरल जो है पेंटिंग करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड पेंटिंग, या इनके अपने कोई कल्चरल फेस्टिवल होगा उससे रिलेटेड पेंटिंग। तो एक तो मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना था। एक मुझे आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग डिस्कस करनी थी, वो न्यूज में नहीं है,
बट एज ए कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था मैं आपको पढ़ा दूं, और वो है मधुबनी पेंटिंग। तो मैं आपको पहले तो दिखा नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है और बहुत फेमस है, और इसका मेन सब्जेक्ट क्या था? अच्छा, दीपिका मिश्रा ने बोला है कि सर बिहार, ऋत्विक और नीरू ने भी बोला है सर बिहार। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो मधुबनी पेंटिंग है ना वो बिल्कुल बिहार की है, लेकिन वैसे कहते हैं कि मिथिला कि जो के राजा जो जनक थे ना, जनक, उन्होंने, उनके समय में ये डेवलप हुई थी जब भगवान राम और सीता की शादी फिक्स हुई ना, मैरिज, लॉर्ड राम एंड मदर गॉडेस सीता। तो राजा जनक ने ये ऑर्डर दिया अपनी प्रजा को कि जब वो लोग बारात लेकर आएंगे ना, तो पूरा का पूरा हमारा मिथिला इतना सजना चाहिए कि वो आए और उनके ऊपर होता फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। मेरे 4 दामाद आ रहे हैं अपने ससुराल फर्स्ट टाइम मेरी बेटियों के साथ शादी करने, 4 बेटियां थी उनकी, तो उनके साथ शादी करने आ रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा इंप्रेशन कर देना। तो पूरे मिथिला वासियों ने मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग भी इसका दूसरा नाम है, और पूरा उसको मतलब सजाया। तो आप देखोगे इसका मेन सब्जेक्ट जो है ना वो वेडिंग सेरेमनी है, लॉर्ड राम एंड मदर गॉडेस सीता, मिथिला। करेक्ट। सो मधुबनी बहुत फेमस पेंटिंग है। तो गोंड और मधुबनी दोनों पेंटिंग आप याद रखना। चलो ठीक है, तो मेरे को ये डिस्कस करना था आपके साथ। हाँ, अब आपके पॉलिटी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MPLADS। ये न्यूज मैंने इसलिए उठाई, ये न्यूज तो हमारे काम की है नहीं कि गुजरात से रिलेटेड है ये, लेकिन मुझे आपको ना ये पॉइंट डिस्कस करना था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, अगर आप भविष्य में MP बने, लोकसभा या राज्यसभा में जहां भी, आपको पता है आपको एक साल में कितना पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए? तो कुछ आइडिया है? अनुभूति, दीपिका, ईशा, किसी को? सिद्धार्थ, स्वाति, हाउ मच अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड यू व्हेन यू विल बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू डेवलप योर कॉन्स्टिट्यूएंसी? आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए हाउ मच अमाउंट गवर्नमेंट प्रोवाइड यू? यस। सो स्वीटी ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, तो दीपिका ने बोला कि सर कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 5 CR, 5 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे पर ईयर। तो 5 साल का मतलब आपको 25 करोड़ रुपए। तो एटलीस्ट ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि आप लॉ वाले स्टूडेंट हो, तो आपके साथ मुझे डिस्कस जरूर करना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 CR मिलेंगे पर ईयर। इसको बोलते हैं MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। करेक्ट। तो आई थिंक होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लास्ट 2 न्यूज ले रहा हूं, फिर हम इसको एंड करेंगे। मैं आपसे कुछ MCQs पूछूंगा चलते चलते। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। करेक्ट है जी, करेक्ट है। हाँ, 2 बातें लास्ट। इंडिया इलेक्ट हुआ है UN स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। और पहले मैं आपको यही बता दूं ये है क्या, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप इसे ऐसे समझो कि एक UNO ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ का जो भी खर्चा है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके एक्सपेंसेस को वॉच करती है और उसका हिसाब किताब रखती है? यानी आप ऐसे मान लो, सिंपल लेमैन लैंग्वेज है ये, वो मुनीम है, वो जो पुरानी पिक्चरों में नहीं होते थे मुनीम जी बैठे होते थे, वो कहते थे मुनीम जी इनको इतने पैसे दे दो। वो बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में एक मुनीम जी होते थे, उनकी टोपी होती थी और नाक पे उनके हमेशा चश्मा रहता था, वो हमेशा हिसाब किताब ही करते रहते थे। तो ये सारे के सारे बेचारे मुनीम जी हैं। UN स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 ईयर टर्म में होता क्या है, इसमें कई सारे कॉन्टिनेंट से नेशंस को इलेक्ट किया जाता है 4 इयर्स के लिए। तो इस बार इंडिया भी इस पैनल में एज ए मेंबर बना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया इलेक्टेड UN स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 ईयर टर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो आप इसको एटलीस्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी वो ये कि अभी वर्ल्ड के मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में इंडिया की रैंक 77 है। तो चलो ये खुशी की बात है। कुछ कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जहां पे इंडिया की रैंक थोड़ी नीचे हो ना, तो बड़ी खुशी होती है। अभी यही ऑनेस्टी का सर्वे होता है और हम होते 77, तो हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन क्रिमिनल में हम 77 पे है, तो चलो अच्छी बात है। और फर्स्ट नंबर पे देखो, मोस्ट क्रिमिनल कंट्री वेनेजुएला एट फर्स्ट प्लेस। राइट। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, बस इसी से हम यहाँ पे आज इसको एंड करेंगे। मैं भी MCQ पूछूंगा। स्वाति से पूछ लेते हैं, या हम पूछ लेते हैं, स्वीटी ने शायद अभी ज्वाइन करा है। स्वीटी, आपको कुछ आइडिया वेनेजुएला कहाँ पर है? किस कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला आता है? स्मृति, स्वाति,
स्मिता निम से पूछ लेते हैं, कुछ आइडिया है किसी को? वेयर इज वेनेजुएला? किस कॉन्टिनेंट में है ये कंट्री? साउथ अमेरिका। वेरी गुड, करेक्ट, साउथ अमेरिका में आता है, बिल्कुल। ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, साउथ अमेरिका। वेरी गुड, करेक्ट है। दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट अप्रैल करंट अफेयर्स। अब मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूं एमसीक्यूज पर। देखते हैं हमने जो डिस्कस किया वो, हम अगर वो एमसीक्यूज आते हैं उस पॉइंट से रिलेटेड, तो क्या हम उसको कर पाएंगे या नहीं, देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसको जरा रीड करो, जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट। ओके, सो नीरू ने आंसर दे दिया ऑलरेडी कि सर 1C आंसर है। ठीक है नीरू, थैंक यू। दीपिका ने भी आंसर दिया है 1C। स्मृति भी कॉन्फिडेंट है कि 1C। सार्थक ने भी बोला 1C। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से करेक्ट है। हमने डिस्कस किया आईओसी ने रशिया के साथ डील करी है और अभी हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला सोलर एनर्जी में बिल्कुल इंडिया 2026 में सेकंड आ जाएगा। लेकिन ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज थी, कर्नाटका टॉप पे है, उत्तराखंड नहीं है जस्टिस रिपोर्ट में, है ना। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। वेरी गुड स्वाति। तो 1 और 2 राइट आंसर सी है। गुड वन, वेरी गुड, राइट आंसर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो इसको पढ़ो, क्या हमने डिस्कस किया इसको आज। ओके, सो दीपिका इज वेरी फास्ट। दीपिका ने बोला सर 2B। ठीक है दीपिका, चेक करते हैं, थैंक यू वेरी मच। नीरू सिंह ने बोला 2B, स्वाति ने भी बोला 2B। ठीक है, चेक करते हैं। चलो जल्दी से आंसर बताते हैं आपको। स्मृति का भी आंसर आ चुका है। 31st मेंबर नॉर्वे नहीं, फिनलैंड है, तो भाई ये तो रॉन्ग हो गया। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क नहीं है, ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की कैपिटल, इसलिए रॉन्ग हो गया। पेरिस ने बैन करे ई स्कूटर, क्यों करे वो हमने डिस्कस किया। तो आर करेक्ट चेक करना है, तो मेरे ख्याल से ओनली 3 राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। वेरी गुड, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारी रेंज में है क्या। हाँ, हमने डिस्कस तो करा ही आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, बताओ इसका आंसर। ओके, सो स्वाति ने बोला है कि सर मेरे को 3C लग रहा है। अच्छा, क्योंकि मैंने जिस स्लाइड पे ये दोनों न्यूज आपको बताई थी ना, उसी स्लाइड पे ये मलेरिया वैक्सीन भी मेंशन था। मैंने जानबूझ के नोइंगली उसको मिस किया। मैं चेक कर रहा था कि आप कितने ध्यान से स्लाइड को देख रहे हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका आंसर बिल्कुल सी है, 1 और 2 है। वेरी गुड स्मृति, सार्थक, दीपिका। क्योंकि 4 ईयर के लिए इंडिया यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में मेंबर बना, वो तो भी हमने डिस्कस किया। क्रिमिनल कंट्रीज में इंडिया की रैंक 77, वेनेजुएला टॉप पर है, बिल्कुल करेक्ट है। और सूडान मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन में नहीं है फर्स्ट कंट्री। वो कौन है वो कल डिस्कस करेंगे, वहां पे मेंशन था। खैर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और इसका आंसर होगा सी, 1 और 2। सो कितने स्टूडेंट है आप में से जिनके 3 आउट ऑफ 3 स्कोर है इन लास्ट एमसीक्यू में जो हमने पूछे? ओ वेरी गुड स्वाति, क्लैपिंग फॉर स्वाति, वेरी गुड स्वाति। 3 आउट ऑफ 3। स्मृति, दीपिका, गुड वन। एंड नीरू के भी करेक्ट है। चलो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। हम अगली अपनी कल क्लास में अप्रैल रिमेनिंग लेंगे और मई करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू दीपिका, वेलकम।